टॉपिक है उत्प्लावन बल। क्या है? उत्प्लावन बल। देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव स्थितिकी यानी द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए हर द्रव का जितने भी लिक्विड्स हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि उनमें कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाए तो जो द्रव होता है उस वस्तु पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है। तो उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। वो क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। तो क्या बताएंगे उत्प्लावन बल की परिभाषा कि यह एक द्रव की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, जो खुद में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की तरफ क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? उत्प्लावन बल। तो देखिए मान लीजिए कोई द्रव है, उसका द्रव्यमान, उसका आयतन क्या है? कोई द्रव है, उसका आयतन क्या है? आयतन क्या है? V है। घनत्व क्या है? उस द्रव का घनत्व क्या हो? D हो। और उसका द्रव्यमान कितना हो? द्रव्यमान कितना हो? द्रव्यमान कितना हो? m हो। क्या हो? m हो। तो देखिए जो उत्प्लावन बल होता है, सुनिएगा, जो उत्प्लावन बल होता है, जो वस्तु उस द्रव में डूबती है तो जितने भार को विस्थापित करती है यानी जितने जल को विस्थापित करती है उसके भार यानी जितना जल विस्थापित होता है उसके भार के बराबर होता है क्या? ये उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मान लीजिए इस वस्तु को किसी जल में या किसी द्रव में डुबो रहे हैं हम, तो ये वस्तु जितने द्रव को हटाएगी उसके भार के बराबर होता है क्या? उत्प्लावन बल। क्या होता है? उतने उसके बराबर होता है किसके? तो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है क्या? उत्प्लावन बल। तो मान लीजिए उस द्रव का आयतन क्या हो? V हो। घनत्व क्या हो? D हो। और द्रव्यमान कितना हो? m हो। तो जो उत्प्लावन बल होता है ये किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल किसके होता है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर। भार के बराबर मतलब भार क्या होता है? mg होता है ना। भार, किसी वस्तु का भार क्या होता है? mg होता है। तो जो उत्प्लावन बल होगा वो कितने के बराबर होगा? mg के। सुनिएगा घनत्व बराबर क्या होता है? देखिएगा घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन। इतना सबको क्लियर है ना? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? अरे घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से m का मान निकाले, इस फार्मूले से m का मान निकाले तो कितना आएगा? m का मान यही ना है, ये m है, ये v है, और घनत्व को किससे दिखाते हैं? d से। ठीक, तो यहाँ से m का मान निकाले तो m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? v इंटू डी आएगा। क्या आएगा? v इंटू डी। तो इसी में इसमें रख दीजिए, इस वाले में m का मान रख दीजिए। जो उत्प्लावन बल आएगा, उत्प्लावन बल का मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? उत्प्लावन बल बराबर क्या हो जाएगा? m का मान रख दीजिए v इंटू डी, तो क्या आ जाएगा? v इंटू डी इंटू जी। ये जो हम लोग का उत्प्लावन बल का मान ऐसे निकाल सकते हैं। यानी किसी वस्तु का आयतन दिया हो, उसका घनत्व मालूम हो, तो उस वस्तु पे कितना उत्प्लावन बल लगाएगा यानी कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा उसको हम लोग गणना कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे v क्या है? आयतन है। v क्या है? आयतन है। d क्या है? घनत्व है। और g तो सबको मालूम है क्या है? g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इतना क्लियर है? उत्प्लावन बल क्लियर है? उत्प्लावन बल जो होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। भार कितना होता है हम लोग का? mg। m का मान निकाल दिए किस फार्मूले से? ये घनत्व वाले फार्मूले से। और उसके बाद से m का मान यहाँ पे रख दिए, तो ये उत्प्लावन बल का एक फार्मूला निकल गया। इतना देखिएगा, ये जो उत्प्लावन बल होता है इसी के कारण कोई वस्तु
द्रव में डूबी हो, पूर्ण रूप से डूबी हो या आंशिक रूप से डूबी हो, तो इसी बल के कारण क्या होती है, वो हल्की प्रतीत होती है। क्या होती है? हल्की प्रतीत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या महसूस भी किया होगा कि आप किसी चीज को, कोई बोरी भी हो, कुछ उसमें वस्तु भरी गई हो, उसको ऐसे उठा के देखिए एक बार, वजन ज़्यादा वजन लगेगा, और उसको एक बार जल में डाल के उठाइएगा, देखिएगा उन दोनों के भार में क्या होगा, अंतर महसूस आएगा। जल वाला थोड़ा हल्की महसूस होती है, तो वो किस कारण होती है? इसी उत्प्लावन बल के कारण। इतना क्लियर है? नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा अगला जो हम लोग का टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए ये जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने जो उत्प्लावन बल है, जो उत्प्लावन बल की कंडीशन है, उसी कंडीशन को ध्यान करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि जो वस्तु है जो द्रव में डूबी हुई है, तो उसमें जो भार की कमी होती है, भार में जो कमी की आभास होता है, वो जो होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावन बल में हमने भी बताया होगा कि जो वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डूबती है, तो वो जो जल है उसके ऊपर एक बल लगाता है ऊपर की तरफ, और वो जो बल होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार के क्या होता है? बराबर होता है। तो जब वो भार के बराबर होता है, तो मैंने बताया कि ये जो उत्प्लावन बल है, इसी के कारण क्या होती है, वस्तु हल्की महसूस होती है, यानी उसके भार में कमी महसूस होती है। तो उसी पे आर्किमिडीज ने बताया था, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई हो, तो उसमें जो भार में कमी का आभास होता है, यानी जो भार कम महसूस होता है, वो हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? हटाए गए द्रव के बराबर होता है। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी परिमाण को क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोला जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो मान लीजिए ये द्रव है, ठीक, आर्किमिडीज को सिद्धांत को समझिएगा। ये कोई द्रव है, इसमें एक वस्तु डूबी हुई है। ठीक, इसमें कोई वस्तु डूबी हुई है, इसका भार मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m। n द्रव्यमान की वस्तु क्या है? इसमें डूबी हुई है, और इसका घनत्व क्या है? इसका घनत्व क्या है? d है। ये इसका घनत्व क्या है? d है। वस्तु का घनत्व क्या है? d है। और इस द्रव्यमान का घनत्व क्या है? इस द्रव का घनत्व क्या है? रो है। क्या है? रो है। ठीक, और इसका आयतन क्या है? इसका आयतन मान लेते हैं, इस द्रव का आयतन क्या है? v है। ठीक, क्या है? v है। एक m द्रव्यमान की वस्तु जिसका घनत्व क्या हो? d हो, वो v आयतन वाले और रो घनत्व वाले द्रव में क्या है? डूबी हुई है। तो इसके भार में कितनी आभासी होगी, माने कितने भार में कमी होगी? आभासी भार को हम लोग ज्ञात करेंगे किसके नियम से? आर्किमिडीज के सिद्धांत के नियम से। ठीक, तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत का नियम था कि जो भार में कमी होता है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी जो भार में कमी होगा, जो भार में कमी होगा, वो किसके बराबर होगा भाई? हटाए गए भार के बराबर। अरे हटाए गए द्रव के भार के बराबर, यानी उत्प्लावन बल के बराबर। किसके बराबर? उत्प्लावन बल के बराबर। भाई उत्प्लावन बल के कारण ना जो वस्तु होती है हल्की महसूस होती है द्रव में। ठीक, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। क्या? भार में जो कमी महसूस होगा वो किसके बराबर होगा? उत्प्लावन बल के बराबर। तो भार में कमी क्या हो जाएगी? तो भार में कमी क्या हो जाएगी? उत्प्लावन बल क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाए तो क्या आया था? vdg, यही आया था ना, vdg। लेकिन यहाँ पे जो d है ये तो द्रव के लिए था ना, उत्प्लावन बल में द्रव के लिए लिए थे, लेकिन यहाँ पे d जो है यानी जो घनत्व है द्रव का वो क्या है? रो है। तो यहाँ पे d ना लेके क्या लेंगे हम लोग? रो लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये द्रव की बात कर रहा है। तो जो भार में कमी आएगी, भार में क्या हो जाएगा? भार में कमी v w रो g, ये हो गया भार में कमी। ठीक, इतना हम लोग का भार में कमी होगा। अब भाई इतना कमी होगा तो जब वस्तु उस द्रव में डूबेगी तो उसका आभासी भार क्या होगा? आभासी भार क्या होगा? यानी भार में जो कमी हो गई उसको माइनस करके अब उसका एक्चुअली भार कितना है द्रव में
उसी को यानी अनुभव कितना किया जा रहा है, आभासी भार उसको वो कितना होगा। तो उसको देख लीजिए, जो वस्तु है, वस्तु का द्रव में आभासी भार कितना होगा, आभासी भार कितना होगा। तो जो आभासी भार होगा इस वस्तु का, तो इसका भार माइनस इस द्रव का, इस द्रव मतलब ये जो भार, ये जो पदार्थ है, इस जितने पानी को हटाया होगा, इसके स्थान पे जो द्रव होगा वो हटा होगा ना, तो उसके भार के बराबर होगा। यानी तो इसका भार माइनस हटाए गए द्रव का भार क्या होगा, वस्तु का द्रव में आभासी भार होगा। यानी वो वस्तु अब कितने की होगी, कितने वजन की हो गई है, तो वो कितना होगा, तो उस वस्तु का भार और माइनस कर देंगे हटाए गए द्रव का भार। ठीक, यानी वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार। चूंकि यहाँ पे इसका कैपिटल एम लिए है ना, जो पदार्थ है उसका मास कैपिटल लिए हैं और द्रव एम है। ठीक, तो यहाँ से घनत्व के फार्मूले से ही इसका निकालेंगे पदार्थ का। तो इसका तो घनत्व क्या है, डी है, द्रव्यमान कितना है, एम है। ठीक, आयतन कितना है, वी है। तो यहाँ से घनत्व के फार्मूले से डी बराबर निकालेंगे कैपिटल एम अपन वी, तो एम का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी इंटू वी। और द्रव के लिए ही निकाले भी हैं, द्रव के लिए तो वी रो जी निकाले ही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एम का मान कितना हो जाएगा, रख दीजिए, कितना हो जाएगा, वी डी जी माइनस इसका कितना है, तो वी रो जी, इतना हो गया। देखिएगा वी जी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है तो वी जी को कॉमन ले लीजिए, वी जी को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी माइनस रो। क्या बचेगा, डी माइनस रो। तो यही जो वस्तु में आभासी भार होता है, जो आभासी भार होता है कि कितने का है, वो निकल के आता है इतना। ठीक, कितना आता है, वी जी डी माइनस रो। डी क्या है, पदार्थ का घनत्व है, जिस पदार्थ को द्रव में डाले हैं उसका घनत्व है, और रो क्या है, उस द्रव का घनत्व है जिस द्रव में उस पदार्थ को डाले हैं। इतना क्लियर है। और भी क्या है, आयतन है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। इतना क्लियर है। तो नोट करिएगा, फिर हम लोग नोट नहीं, इसको नोट करिए, फिर बताते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग। ठीक है, तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग, यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसका उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उसको सुन लीजिए। तो देखिएगा इनका उपयोग क्या है कि किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है इससे क्या किया जाता है, तो किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो घनत्व हो रहा है ना, एक द्रव का घनत्व, एक जिस किसी पदार्थ को, जिस पदार्थ को डाले हैं उसका घनत्व। तो इनसे क्या निकल जाएगा, इनसे क्या निकलता है, अपेक्षिक घनत्व निकलता है। दूसरा सुनिएगा, हाइड्रोमीटर द्वारा किसी द्रव का घनत्व ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करने में, घनत्व ज्ञात करने में, किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, वो भी किस प्रिंसिपल पे, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। इतना क्लियर हुआ। तीसरा कह रहा है कि लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच में, लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच में कौन सा प्रिंसिपल कार्य करता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ही कार्य करता है। इतना क्लियर है। फिर चौथा कह रहा है कि नाव तथा पनडुब्बी की संरचना में, नाव तथा पनडुब्बी की संरचना में कि उनकी संरचना किस तरह की जाए। ठीक है, वो किस पे आधारित होता है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तैरने की शर्त पे। जब हम लोग जल में तैरते हैं तो उनमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशनें होनी चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। तो नोट करिएगा, फिर बताते हैं तैरने की शर्त के बारे में। ठीक है, देखिए जो अगला टॉपिक है तैरने की शर्त। ठीक, तैरने की शर्त, भाई कोई वस्तु है उसको जल में डालेंगे तो तैरने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए उसके बारे में समझते हैं। अब ऐसी थोड़ी है कि ईंट को फेंक देंगे तो वो पानी में तैरेगा, तैरता है नहीं ना, डूब जाता है। फिर किसी लकड़ी को फेंकते हैं जल में तो तैरने लगती है। तो भाई ईंट को और लकड़ी को फेंकने में एक डूब जा रहा है, एक तैरने लग रहा है, इसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो समझते हैं उसके बारे में कि क्या क्या शर्तें होती हैं तैरने की। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु को जल में डालते हैं
जब भी किसी वस्तु को जल में डालते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको जल में डालते हैं, तो इस पे दो प्रकार का बल कार्य करता है। कितने प्रकार का बल कार्य करता है? दो प्रकार का। एक तो इसका भार नीचे की तरफ, ठीक, इस वस्तु पर एक भार लगेगा, गुरुत्वाकर्षण कारक क्या लगेगा, इस पे एक भार लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की तरफ। और ये जो द्रव होता है इस वस्तु पे ऊपर की तरफ भार एक बल लगाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्लावन बल। क्या होता है? F। तो इससे कितने बल कार्य कर रहे हैं? दो। एक क्या कर रहा है? भार काम कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है? भार काम कर रहा है। तो दूसरा क्या काम कर रहा है? उत्प्लावन बल काम कर रहा है। उत्प्लावन बल F काम कर रहा है, ठीक। इस वस्तु पे दो बल कार्य कर रहे हैं, कौन सा? एक भार, एक उत्प्लावन बल। तो देखिए तैरने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए यदि ये भार का मान, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, यदि इस भार का मान बड़ा होगा किससे? उत्प्लावन बल से। यानी ये जो भार है वस्तु का वो उत्प्लावन बल से अधिक होगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु क्या हो जाएगी? पानी में क्या हो जाएगी? वस्तु क्या होगी? वस्तु पानी में डूब जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इसका भार क्या है? उत्प्लावन बल की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि जो ये भार है उत्प्लावन बल के बराबर होगा, ये भार है उत्प्लावन बल के बराबर होगा, तो क्या होगा? जो वस्तु है वो क्या होगी? डूबती हुई तैरेगी। डूबती हुई तैरेगी, यानी वो डूबकर तैरेगी, अंदर अंदर ही तैरेगी, डूबेगी नहीं पूर्ण रूप से, वो ना ऊपर रहेगी ना पूरे नीचे, वो अंदर ही बीच में क्या होगी? डूबते हुए तैरेगी। किस कंडीशन में? जब जो उसका भार है और उत्प्लावन बल है ये क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ठीक। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है भाई? कि ये जो भार है ये क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा किससे? उत्प्लावन बल से। यानी अब उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। तो वस्तु क्या होगी? तो वस्तु जो होगी ये द्रव से ऊपर ही क्या होगी? द्रव के तल सतह पे ही क्या होगी? तैरेगी। क्या होगी? वस्तु द्रव की सतह पर क्या होगी? तैरेगी। इतना क्लियर है? यानी जब भार बड़ा होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। यदि उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु क्या होगी? डूबती हुई तैरेगी, अंदर अंदर ही क्या होगी? डूबती हुई तैरेगी। यदि जो उसका भार है उत्प्लावन बल से कम हो जाए, उत्प्लावन बल अधिक हो जाए, तो वस्तु क्या होगी? द्रव की सतह पे क्या करेगी? तैरेगी। कंडीशन देख लीजिए चित्र द्वारा। इसे पहली कंडीशन है, ठीक है। वस्तु क्या है? इसका और इधर से उत्प्लावन बल है, ठीक। तो जब ये इसका मान अधिक होगा और इसका मान कम होगा तो ये वस्तु क्या होगी? ये वस्तु क्या होगी? पानी में डूब जाएगी, ठीक। क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। यही यदि इसका दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या है? जो है ये W जो है ग्रेटर देन है किससे? F से। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो W है और F का मान क्या है? ये बराबर है। तो वस्तु क्या होगी? डूबते हुए तैरेगी। यानी इसका मतलब ऐसे डूबते हुए तैरेगी, ठीक। ये उत्प्लावन बल है, इधर से इसका भार लगा है, ये वस्तु क्या होगी? ऐसे डूबते हुए जल में क्या होगी? तैरेगी। यहाँ पे क्या होगी? ये डूब जाएगी पहली कंडीशन में, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि जो भार है लेस देन हो जा रहा है, कम हो जा रहा है किससे? उत्प्लावन बल से, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वस्तु जो है द्रव की सतह पे क्या होगी? तैरेगी। अब जो वस्तु है द्रव की सतह पे तैरेगी, ठीक। इधर से इसका भार लगेगा, इधर से उत्प्लावन बल, और उत्प्लावन बल क्या होगा? अधिक होगा किससे? भार से। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जो वस्तु है द्रव की सतह पे तैरेगी। तो तैरने की शर्त क्या हो गई? मालूम हो गई आप लोग की। तैरने की शर्त क्या होनी चाहिए? कि जो भार है वो उत्प्लावन बल के बराबर होगी तब तैरेगी, और वो भी तैरेगी कैसे? डूब के तैरेगी। तो उसे छोड़िए, इसको देखिए, जो भार है उत्प्लावन बल से कम होगा तो वस्तु जो होगी क्या होगी?
इसके सतह पे तैरेगी। और इस समय जो होता है, कुछ वस्तु का कुछ भार पानी के ऊपर होता है तो कुछ भाग पानी के नीचे होता है। तो जो भाग पानी के नीचे होता है तो उस पे जो उत्प्लावन बल कार्य करता है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर काम करता है। क्या होता है? द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक, इतना क्लियर है? तो तैरने की शर्त सबको मालूम चल गई। क्या क्या होती है? तीन ही शर्त है कि यदि वस्तु का भार अधिक होगा बल से तो वस्तु डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। यदि उसका भार उत्प्लावन बल बराबर होगा तो वस्तु डूबते हुए तैरेगी, और उसका यदि भार कम होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या होगी? द्रव की सतह पे क्या होगी? तैरेगी। इतना क्लियर है? फिर इसी में आगे देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिएगा, जो तैरते हुए पिंडों के लिए जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे उस पर कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो तैरते हुए पिंडों के लिए, तैरते हुए पिंडों के लिए, देखिएगा ये तैरते हुए पिंडों के लिए काम करेगा ये फार्मूला। ठीक है, क्या करेगा? ये फार्मूला किस पे कार्य करेगा? तैरते हुए पिंडों के लिए। जो पिंड पानी में तैर रहे हैं उनके लिए एक फार्मूला कौन सा काम करता है? तो देखिएगा, पानी में तैरने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए पानी में तैरने के लिए? कि जो उसका उत्प्लावन बल होता है वो अधिक होता है किससे? उसके भार से। ठीक, और इसका जो वस्तु का कुछ भाग जो पानी से ऊपर रहता है और कुछ भाग पानी से नीचे, तो जितना भाग पानी में रहता है उसका जो भार होता है हटाए गए भार के बराबर, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इतना क्लियर है? तो देखिए, इस ठोस द्वारा, ये इसको ठोस है, ठीक, और ये द्रव है, और ठोस को द्रव में डाल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो रही है? तैरने की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तैरने की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इसका जो भाग है, जितना भाग क्या है पानी को हटाया है, यानी जितना भाग पानी में डूबा है उसका आयतन, यानी ठोस के डूबे भाग का आयतन, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे में ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कहने का मतलब इसका टोटल आयतन, यानी वो उसका उस ठोस का कितना टोटल आयतन है उसका, यानी कुल आयतन। ठीक है, ये कितना है? टोटल की बात करें, कुल आयतन की बात करें तो ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे में ठोस के कुल आयतन का जो अनुपात होता है बराबर होता है किसके? ठोस के घनत्व के, ठोस के घनत्व बटा में किसके? द्रव के घनत्व, द्रव के घनत्व के। किसके बराबर होता है? द्रव के घनत्व के। तब ठोस के डूबे भाग का आयतन निकाले यहाँ से, ठोस के डूबे भाग का आयतन निकाले, डूबे भाग का आयतन, ठीक, ठोस के डूबे भाग का आयतन जो निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? इसका गुणा होगा इसमें ना, तो कितना हो जाएगा? ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व गुणे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बटा में क्या हो जाएगा? द्रव का घनत्व। क्या हो जाएगा? द्रव का घनत्व। ठीक, अब ये देखिएगा यहाँ पे जो ठोस के डूबे भाग का आयतन है वो किसके बराबर हो गया? ठोस का घनत्व गुणे ठोस का आयतन बटे में द्रव का घनत्व। देखिए ठोस का घनत्व और ठोस का आयतन, D बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो यहाँ से m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D गुणे, सॉरी यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, ठीक, आयतन, तो D भी क्या हो जाएगा? D इंटू भी हो जाएगा, यानी ठोस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठोस के लिए है उसका घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में जो संबंध है, तो यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे तो ठोस का घनत्व गुणे ठोस का आयतन, तो ठोस का घनत्व गुणे ठोस का आयतन के जगह पे क्या लिख सकते हैं? उसका द्रव्यमान, यानी ठोस का द्रव्यमान। तो ठोस के घनत्व तथा ठोस के आयतन के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ठोस का द्रव्यमान। तो ये जो ठोस के डूबे भाग का आयतन जो होगा यही किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो ठोस का द्रव्यमान
अब बटा क्या हो जाएगा, ठोस का सॉरी द्रव का बटे में क्या बचा है, द्रव का आयतन। द्रव का क्या हो जाएगा, आयतन, सॉरी आयतन नहीं घनत्व है, क्या है, घनत्व। तो देखिए फार्मूला क्या निकल के आ गया, ठोस के डूबे भाग का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठोस का द्रव्यमान बटे द्रव का घनत्व। तो देखिए कितने आपके ही तीन फार्मूले निकल गए, ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन, ठोस का घनत्व बटे ठोस का द्रव का घनत्व। देखिए इसमें से कोई भी चीजें दी हूँ, जितनी भी पूछे इसमें से तीन चीजें दी हुई तो एक चीजें निकाल सकते हैं, या यदि डूबे भाग का आयतन निकालना है, ठोस का घनत्व और ठोस का आयतन दिया हो और द्रव का घनत्व दिया हो तो डूबे भाग का आयतन निकाल सकते हैं, या डूबे भाग का आयतन निकालने के लिए यदि ठोस का द्रव्यमान दे दिया हो और द्रव का घनत्व दिया हो तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करिएगा। फिर इसमें एक कंडीशन देख लीजिए, और कंडीशन नहीं इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। देखिएगा यदि जो वस्तु है वो अलग अलग द्रव में डुबोई जाए, ठीक है, अलग अलग द्रव में डुबोई जाए, तो जो ठोस का डूबा हुआ भाग है यदि उसका आयतन पहले द्रव में V1 और दूसरे द्रव में क्या हो, V2 हो, और उस पहले द्रव का घनत्व D1 और दूसरे घनत्व का द्रव घनत्व D2 हो, तो क्या होगा, उत्प्लावन बल यानी जो आंशिक जितना भाग डूबा रहेगा उसका भार किसके बराबर होगा भाई, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। तो मान लीजिए पहले वाले द्रव में उसका भार कितना होगा, हटे गए पानी का भार कितना होगा, तो V1 D1 इंटू जी। इतना ही भार जितना हटाएगा उतना ही दूसरे द्रव में भी हटाएगा तो उसके बराबर होगा, यानी उस द्रव का भार कितना हो जाएगा, तो V2 D2 इंटू जी। ठीक, देखिए यहाँ से जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो V1 D1 बराबर क्या आ जाएगा, V2 D2। तो V1 अपान D1 में संबंध निकालें, V1 और V2 में, तो ये क्या हो जाएगा, D2 अपान D1। क्या निकल के आ गया, V1 अपान V2 जो होगा D1 अपान D2 के D2 अपान D1 के बराबर होगा। इतना क्लियर है, नोट करिएगा इसको। ये कब के लिए है, यदि वस्तु को अलग अलग द्रव में डुबाया जा रहा है तो उस वस्तु का डूबे हुए भाग का आयतन क्या हो, V1 और V2 हो, और उन दोनों द्रवों का आयतन क्रमशः D1 और D2 हो, तो क्या होगा, जो V1 D1 जी है यानी जो उत्प्लावन बल है दोनों में वो तो बराबर होगा, तो इससे जो आयतन और उनके घनत्व हैं उनमें संबंध क्या होता है, तो ये निकाले हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, संबंध ये होता है। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं हिम सेल के बारे में। ठीक है, हिम सेल के बारे में यानी बर्फ की चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, नोट करिएगा इसको। तो देखिएगा अगला टॉपिक है हिम सेल। क्या है, हिम सेल। देखिएगा हिम सेल होता क्या है, हिम सेल होता क्या है, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। ठीक, क्या बोलते हैं, आइसबर्ग। तो देखिए हिम सेल क्या होता है, तो समुद्र में जो ग्लेशियर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर के क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं ग्लेशियर से टूट के गिर कर उसमें क्या होते हैं, तैरते रहते हैं समुद्र में इधर उधर, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, हिम सेल बोलते हैं, हिम सेल बोलते हैं। ये जो बर्फ के टुकड़े होते हैं इनका जो अधिकांश भाग होता है वो समुद्र के जल के अंदर होता है। ठीक है, इनका जो अधिकांश भाग होता है समुद्र के जल के अंदर होता है, और इनका कुछ ही भाग क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, कुछ ही भाग क्या होता है, ऊपर होता है। ऐसे ही क्या होते हैं, ये हिमसेल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, हिमसेल होते हैं, और ऐसे ही समुद्र में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। आप लोग टाइटैनिक पिक्चर देखे होंगे तो उसमें नाव ऐसे हिमसेल से क्या होती है, टकराती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमसेल बोलते हैं। ठीक, ऐसे कई बर्फ के टुकड़े होंगे जो क्या होंगे, समुद्र में तैरते रहते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमसेल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, हिमसेल बोलते हैं। इतना क्लियर है। देखिए इनका जो कुछ भाग है ऊपर है, कुछ भाग क्या है, नीचे है, तो इससे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा भाई, ये तैर रहे तो तैरते हुए पिंडों के, जो तैरते हुए यानी पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं तैरते हुए पिंडों के लिए जो फार्मूला निकालते हैं वही फार्मूला काम करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे निकालेंगे तो इस बर्फ का जो डूबा हुआ भाग है इसका जो आयतन होगा
बटा इस बर्फ का कुल आयतन होगा वो बराबर होगा किसके, तो बर्फ का द्रव्यमान बर्फ के घनत्व और द्रव के घनत्व के। यही फार्मूला था ना। फिर उसको और आगे बढ़ा के कुछ और निकाले थे। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बर्फ के डूबे भाग का आयतन बटा में किसके, और क्या होगा, तो बर्फ का कुल आयतन बराबर होगा किसके, तो बर्फ के घनत्व और बटा समुद्र के, यानी जो द्रव है द्रव के घनत्व। ठीक, जो बर्फ के डूबे भाग का आयतन होगा बटा द्रव का कुल आयतन होगा, ये बराबर होगा किसके, बर्फ के घनत्व और द्रव के घनत्व के अनुपात के बराबर। यहाँ पे अपेक्षित घनत्व भी ले सकते हैं, ये बराबर होता है किसके, यानी जो यही पोर्शन है इसके बराबर होता है, या अपेक्षित घनत्व, यहाँ पे घनत्व की जगह पे अपेक्षित घनत्व भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बर्फ का अपेक्षित घनत्व बटा में क्या हो जाएगा, द्रव का अपेक्षित घनत्व। ठीक, क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, बर्फ के डूबे भाग का आयतन बटे बर्फ का कुल आयतन बराबर होगा बर्फ के घनत्व बटे द्रव के घनत्व के, या अपेक्षित घनत्व रख सकते हैं, बर्फ का अपेक्षित घनत्व बटा द्रव का अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व का अनुपात लीजिए या घनत्व का अनुपात लीजिए, बराबर होगा किसके, तो डूबे भाग के आयतन का तथा उस बर्फ के, यानी जो पदार्थ डूबा है उसके कुल आयतन के अनुपात के बराबर होगा ये पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे अपेक्षित घनत्व दिख रहा है आप लोगों को, तो अपेक्षित घनत्व होता क्या है उसको समझ लीजिए। तो कैसे निकालते हैं सुनिएगा, अपेक्षित घनत्व, तो जो अपेक्षित घनत्व होता है, किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो उस पदार्थ का घनत्व, कोई भी पदार्थ हो उसका घनत्व, अपेक्षित घनत्व निकालना है तो उस पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, इन्हीं के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व। मान लीजिए जिस पदार्थ का भी निकालना हो, यानी कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निकालना हो, तो वो बराबर होता है किसके, तो पदार्थ के घनत्व, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक, जगह उधर दिखेगा नहीं इसलिए, पदार्थ के घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक, जो अपेक्षित घनत्व होगा वो पदार्थ के घनत्व, जिस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निकालना होगा उसका घनत्व अब बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पे द्रव का घनत्व, इसी का अनुपात जो होता है अपेक्षित घनत्व के, यानी उसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपेक्षित अनुपात। अपेक्षित अनुपात क्लियर हुआ। या यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व न लेकर एक और लिख सकते हैं क्या, ये जो अपेक्षित घनत्व होता है यही जो बराबर होता है पदार्थ का भार बटा में उसी जिस पदार्थ का निकालना है अपेक्षित घनत्व, उसी के समान आयतन का एक भार ले लेंगे। समान आयतन के द्रव का भार क्या हो जाएगा, समान आयतन के द्रव का भार। द्रव में क्या होगा, तो जल ही होगा। ठीक, क्या होगा, जल। तो आप पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए पदार्थ का घनत्व और बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व का अनुपात करके निकाल सकते हैं, या पदार्थ का भार और बटा में उसी के समान आयतन का, जिस पदार्थ का निकालना है उसके समान आयतन का जल का भार लिख सकते हैं। उसके समान आयतन का जल का भार के अनुपात से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। इतना क्लियर है तो नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं।
देखिएगा जो अपेक्षित घनत्व निकल के आया इतना आया। फिर भी और अपेक्षित घनत्व कैसे कैसे निकाल सकते हैं, किन किन कंडीशनों में निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। अपेक्षित घनत्व के कई फार्मूले हैं, उनको नोट कर दे रहा हूँ मैं। देखिए इतना तो हो ही गया। फिर होता है वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व के बराबर होता है। ठीक, तो जो अपेक्षित वस्तु का अपेक्षित क्या है घनत्व है, वो क्या क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व, उस वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। क्या है, जल का घनत्व। इससे निकल सकता है क्या हम लोग का अपेक्षित घनत्व। या दूसरा एक और फार्मूला है क्या, उसको देखिए। दूसरा है कि वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है, सेम है। ठीक, वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या आता है, तो वस्तु का वायु में भार, यानी वस्तु का वायु में भार कितना है, वस्तु का वायु में भार बटा में वस्तु में जल में वस्तु के भार में कमी। यानी जिस वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना है, एक बार उसको ऐसे वायु में रख के उसका भार कितना होगा खुले में, फिर उसको द्रव में डुबोएंगे तो उसमें जो क्या होता है, वस्तु के भार में जो कमी आती है उसके अनुपात के, तो क्या हो गया, जल में वस्तु के भार में कमी। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तभी क्या निकलेगा हम लोग का अपेक्षित घनत्व। और फार्मूला देखिए अपेक्षित घनत्व के लिए, तो जो अपेक्षित घनत्व होता है ये बराबर होता है किसके, तो वस्तु का वायु में भार, वस्तु का वायु में भार गुणे द्रव का अपेक्षित घनत्व, द्रव का अपेक्षित घनत्व। कैसे निकालेंगे द्रव का अपेक्षित घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पे द्रव का घनत्व और उसका घनत्व, जो द्रव का कितना घनत्व होता है और उस 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना घनत्व होता है उसका अनुपात निकालेंगे तो द्रव का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। इसके पूरे का बटा होता है क्या, तो द्रव में वस्तु के भार में कमी। ठीक, जल में या द्रव में वस्तु के भार में कमी। इससे भी क्या निकालते हैं हम लोग, अपेक्षित घनत्व। क्या निकालते हैं, अपेक्षित घनत्व। फिर कैसे निकलता है अपेक्षित घनत्व, तो देखिएगा ये लास्ट है। जो द्रव या किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो और कैसे निकाल सकते हैं, तो द्रव में वस्तु के भार में कमी, किसमें, द्रव में वस्तु के भार में कमी। देखिए ये किसका निकालना हो, द्रव का निकालना हो। यदि द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना हो, द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो द्रव में वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी पूरे का बटा जल में वस्तु के भार में कमी। तो इतने से निकलते हैं क्या हम लोग के अपेक्षित घनत्व। क्या क्या होता है भाई, अपेक्षित घनत्व क्लियर हो गया। अपेक्षित घनत्व कैसे करते हैं, तो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। क्या, अपेक्षित घनत्व। और अपेक्षित घनत्व की क्या क्या बातें हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। फिर वस्तु का घनत्व निकालना हो तो वस्तु का वायु में भार और जल में वस्तु के भार में कमी के अनुपात से निकाल सकते हैं क्या, अपेक्षित घनत्व। या वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो वस्तु का वायु में भार और गुणे द्रव का अपेक्षित घनत्व और बटे में जल में वस्तु के भार में कमी। इससे भी निकाल सकते हैं क्या, अपेक्षित घनत्व। ये फार्मूले इसलिए हैं कि यदि आपको न्यूमेरिकल्स मिले और ये चीज़ें मिले, अपेक्षित घनत्व पूछे, तो इनमें से जो चीज़ें दी हुई हैं और अपेक्षित घनत्व पूछा है क्या क्या दिया हो,
तो इनमें से जो चीज़ें दी होंगी उसके अनुसार हम लोग फार्मूला लगा के अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं, इसलिए इसे लिखे हैं। ठीक है, फिर जो द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो द्रव में वस्तु के भार में कमी और जल में वस्तु के भार में कमी के अनुपात से क्या निकाल सकते हैं, द्रव का अपेक्षित घनत्व। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो इसको नोट करिएगा। और फिर एक लास्ट टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद से चैप्टर खत्म होगा तो चलेंगे किस पे, न्यूमेरिकल्स पे। किस पे चलेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स पे। और ये खत्म होते ही देखिए पेपर नज़दीक आने वाला है, तो इधर का तो पोर्शन कुछ पढ़ ही लिए हैं। फिर ये लेसन समाप्त होते ही कुछ हम लोग प्रकाश के पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, उसके कुछ यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि उनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम हम लोग के पास कम है और वैसे भी बहुत कम, 1-2 हफ्ते से पढ़ा ही रहे हैं हम। यहीं पहले आए होते तो कुछ अधिकांश चैप्टर क्लियर हो गए होते हम लोग के, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने प्रयास करूँगा कि कुछ हद तक पढ़ा दूँ कि आप लोग के परीक्षा में क्या हो, उतना कुछ तो क्लियर ही हो जाए, कुछ तो पोर्शन आप लोग के परीक्षा से टच ऐसे पढ़ाएंगे कि कुछ आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रकाश के कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे, 4-5 चैप्टर। अभी तो दिन है, इतने दिन है कि 4-5 पढ़ लेंगे। उसमें भी इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे, जिसमें से जो घनत्व जो प्रतिरोध वाला है उसमें से आता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से आता है, और जो उसके प्रकाशिक यंत्र हैं उनको। ठीक है, इतने लेसन पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे आते हैं। तो इस चैप्टर को ख़त्म होते ही उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। आज जो इसका लास्ट टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, उसको पढ़कर और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को कर कर हम लोग चलेंगे किसमें, प्रकाश में। और उसमें पढ़कर उसको पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग थोड़ा क्या कर लेंगे, हम लोग परीक्षाएं तो नज़दीक आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4-5 क्या करेंगे, उसका सेट तैयार कर लेंगे। ठीक है, सेट तैयार कर लेंगे। कुछ मैं सेट इंटरनेट से डाउनलोड करूँगा और उसी को क्या करूँगा, हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, फिजिक्स से सॉल्व करवा देंगे, 3-4 दिन पहले ही सॉल्व करवा देंगे, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस किस लेसन से ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद से 3-4 दिन में आप खुद से भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जो सेल्फ स्टडी होती है सबसे बेस्ट स्टडी होती है। ठीक है, तो परीक्षा के 4-5 दिन पहले ही मैं कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। और उसके बाद से आप लोग को ऐसे अंदाज़ा लग जाएगा ना कि इस चैप्टर से पूछ रहा है, तो उसके बाद से आप लोग थोड़ा उतनी खुद से मेहनत कर लीजिएगा और उसके बाद से पेपर की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, आप लोग भी पेपर दे दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं फिर से भी माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग का जो कोर्स है ये कंप्लीट, अब इतना समय भी नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं। तो जो मेन चैप्टर है वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होते ही प्रकाश का पढ़ाऊंगा, क्योंकि उधर अभी कोई भी टच नहीं किए हैं, कोई भी चैप्टर टच नहीं हुआ है। तो ये ख़त्म होते ही हम लोग प्रकाश में चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइम बचेगा कुछ तो और चैप्टर हैं जो इधर के इम्पोर्टेंट, उसको खींच लेंगे और उसके बाद से प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे। उसके बाद तो परीक्षा ही आ जाएंगी। तो नोट करिएगा, फिर इसके अगले लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिएगा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडल द्वारा, ठीक है, वायुमंडल द्वारा किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो वायुमंडल द्वारा, किसके द्वारा, वायुमंडल द्वारा किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। या आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे, या जो डॉक्टरों के पास जो होता है नहीं, मुंह में लगाने के लिए देते हैं, जिसमें पारा भरा होता है, आप लोग देखे होंगे। इस समय तो नहीं चला है, इस समय तो डिजिटल चल रहा है। तो लैब में देखेंगे, अपने स्कूल में या कहीं भी लैब होगा तो उसमें रखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो पारा होता है उसमें देखेंगे तो वो 76 सेंटीमीटर पे जाके क्या होता है, रुका होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उतना ही क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक, तो जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किसके बराबर होता है भाई, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के।
76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर। ठीक, जो वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के क्या होता है, बराबर होता है क्या, हम लोग का वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। तो देखिए इसका जो और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर गुणे पारे का स्तंभ का दाब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो पारे का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे, इतने का दाब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर गुणे पारे का घनत्व और गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इतना क्लियर है। चलिए इसको और हल करते हैं। तो इसको मीटर सेंटीमीटर में तो मीटर में चेंज कर दीजिए, तो 76 गुणे 10 घात -2 हो जाएगा। और पारे का घनत्व कितना होता है, तो 13.9 गुणे 10 घात 3 और जी का मान कितना होता है, 9.8। कितना होता है, 9.8। इसका गुणा करेंगे। चलिएगा इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करके दिखाएंगे तो वीडियो का जो होगा लंबा बन जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक, बुक से देख कर लिख देते हैं। गुणा करने पर आपका आएगा 1.013 गुणे 10 घात 5। तो कितना हो जाएगा, 1.013 गुणे 10 घात 5। और दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। कैसे भाई, दाब बराबर होता है ना F/A, F का मात्रक न्यूटन और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक, क्या बोलते हैं, पास्कल। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणे 10 घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोल देंगे, 1.013 गुणे 10 घात 5 पास्कल। क्या बोल देंगे, पास्कल। इतना क्या होता है हम लोग का वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। कितना होता है भाई, तो 1.013 गुणे 10 घात 5 पास्कल। इतना क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।